नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सुधीर चौधरी के ऊपर कर्नाटक में जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, आरोप लगाए गए थे कि सुधीर चौधरी ने अपने चैनल पर सरकार के विरुद्ध एक योजना को लेकर झूठ भ्रम फैलाया और जिसके कारण से दो धर्म और जाति के बीच में विद्वेष फैल सकता था, आपस में नफरत फैल सकती थी। इसको लेकर एफआईआर एक अधिकारी के द्वारा की गई थी। अब इसमें कर्नाटक की हाईकोर्ट ने सुधीर चौधरी को फौरी राहत दी है। सुधीर चौधरी को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि देखिए, इस मामले में तत्काल अभी कोई गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है और जो भी सुधीर चौधरी ने बोला है वो पब्लिक डोमेन में है। इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि क्या इससे कुछ ऐसा हुआ है जैसे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इसको लेकर यह कह दिया है हाईकोर्ट ने कि 20 सितंबर तक कोई भी गिरफ्तारी पुलिस नहीं करेगी। यानी 20 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। उसके बीच में सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद यह तय होगा कि क्या गिरफ्तारी जरूरी है या नहीं। अब गिरफ्तारी तो नहीं होगी, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं, जिस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया पर वो सुधीर चौधरी को लेकर के किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब, कर्नाटक की जेल में आपका खूब बढ़िया सा स्वागत किया जाएगा, धर्म विशेष, स्थान विशेष की सेवा की जाएगी, यानी पिटाई की जाएगी। इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी जो अभी इंडिया अलायंस ने जो एक सूची बनाकर 14 पत्रकारों की सूची जारी करके कहा था कि इनका हम जो है डिबेट का बहिष्कार करेंगे, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि एक जाने माने पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि मुझे सूत्रों से जो पता लगा है, असल में इंडिया अलायंस की योजना यह है कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए वो ये चाहते हैं कि मीडिया को किसी तरह डरा धमका दें ताकि मीडिया कोई उनसे सवाल ना पूछे। इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उनके द्वारा जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता रहा है जैसा कि उदयनिधि स्टालिन ने कहा, कोई जो है रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता रहा है जैसा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा, और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य वो कहते हैं कि साहब ये जो हिंदू है, हिंदू धर्म तो एक धोखा है, वो समाजवादी पार्टी के हैं। यानी इंडिया अलायंस का जो एक एजेंडा सामने आ गया है कि ये इनका एजेंडा सनातन धर्म को खत्म करने का है। सनातनियों की समाप्ति की घोषणा बाकायदा डीएमके के नेता ने की है कि इंडिया अलायंस तो बनाई इसलिए है। तो वो समझ में आ रहा है और इन्होंने शायद ये तय कर लिया है कि जो भी पत्रकार इनको लगता है कि वो सनातनी है, जो इनको लगता है इंडिया अलायंस को कि वो सनातन पर सवाल पूछ रहे हैं, जो पत्रकार ऐसे हैं जो इनके द्वारा जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं जहरीले, उस पर सवाल पूछ रहे हैं, तो ऐसी इन्होंने एक सूची बना दी कि जो भी सनातनी विचारधारा का समर्थक है ऐसा पत्रकार, जो भी देश की बातें उठाता है ऐसे पत्रकारों की एक सूची बनाओ और उनको हाईलाइट कर दो। जैसा मोहम्मद जुबैर को आपने देखा होगा, वो ट्वीट करके किसी का नाम लिख देते हैं कि साहब फला आदमी ने ऐसा ऐसा किया, फिर उसके बाद देखिए उस पर क्या बवाल मचता है। इसी तरह से इन्होंने हाईलाइट किया है। खबर तो ये आ रही है कि वो जो 14 की लिस्ट आई है वो पहले 32 पत्रकारों की थी, उसमें से कुछ पत्रकार तो डर भी गए और उन्होंने कहा देखिए जी, हम कांग्रेस से और इंडिया अलायंस से पंगा नहीं ले सकते, कल को ये हमें नौकरी से निकलवा देंगे। क्योंकि जिस तरह से सूची जारी हुई है उस पर सुशांत सिन्हा, जो कि पाठशाला अपना एक प्रोग्राम रखते हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर, उन्होंने तो ये डर भी जाहिर कर दिया है कि जिस तरह की सूची जारी की गई है, अब हमको एक सार्वजनिक इन्होंने एक ठप्पा लगा दिया कि देखिए ये हैं सनातन के पहरेदार, ये हैं सनातनी। अब इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी कल को जान पे कोई हमला हो सकता है, हमारे ऊपर यदि कोई हमला हुआ इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये इंडिया अलायंस वालों ने तो कर दिया। समझिए जैसे हम कभी किसी थाने में जाते हैं और आपने देखा होगा कभी पुलिस थाने में गए हो, वहां आतंकवादियों की एक सूची फोटो समेत लिस्ट लगी रहती है, कोई भी उनको चेहरे को पहचान लेगा, भैया ये है आतंकवादी। इन्होंने राष्ट्रवादी पत्रकारों की सूची जारी की है और इसी को वो कहा जा रहा है कि जो इंदिरा गांधी ने जिस तरह इमरजेंसी लगाई थी, ये उसी इमरजेंसी पार्ट 2 ये इनके द्वारा लगाई गई है, जिसमें इंडिया अलायंस कांग्रेस के साथ यानी गठबंधन में कई दल शामिल हैं। जिस तरह से आपने देखा कि टाइम्स नाउ नव भारत की पत्रकार को पंजाब के अंदर एफआईआर दर्ज करके SC ST एक्ट लगा दिया गया था और महिला होते हुए भी उनको किस तरह से थाने में बिठा कर रखा था, बाद में गिरफ्तारी करी। ये ही आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है।
पत्रकारों की जुबान बंद करने के लिए जो भी पत्रकार सवाल पूछेगा, भ्रष्टाचार की बात करेगा, उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। तो एक तरह से इन्होंने मीडिया को कुचलने का प्लान बनाया है और उसमें जो पत्रकार चिन्हित किए हैं वो पत्रकार चिन्हित इन्होंने कर दिए हैं कि जो भी राष्ट्र की बात करेगा, जो इस इंडिया अलायंस में घटक दल शामिल हैं उनसे उनके भ्रष्टाचारों पर सवाल पूछेगा, उनके राज्यों में जो न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई पड़ी है उस पर सवाल पूछेगा। तो ये ऐसे सभी पत्रकारों को हाईलाइट करेंगे और उनके ऊपर प्रहार करेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इनका तो ये प्रोग्राम ही था कि पहले उन पत्रकारों को इस तरह से बदनाम करना कि राष्ट्रवादी को राष्ट्रवादी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे साहब नफरत फैला रहे हैं। जैसे पवन खेड़ा जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा कि देखिए कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो शाम को 5 बजे के बाद नफरत की दुकान फैलाते हैं, लगाते हैं। वो पत्रकार कौन है? अब इन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि देखिए ये हैं पत्रकार जो सनातन के पहरेदार हैं। इसका मतलब क्या है? जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। ऐसी विदेशी ताकतें, देश में बैठे लोग, वो पहचान लो भाई ये हैं पत्रकार। इन्होंने फैक्ट चेक कर लिया है कि ये सनातनी वो पत्रकार हैं जो सनातन के पहरेदार हैं, यानी सनातन के ऊपर ये सवाल उठाते हैं। आदित्य त्यागी प्रोग्राम कर रही है तो वो पूछती है, लेकिन आपको समझ में आएगा सुशांत सिन्हा वो तो डिबेट करता ही नहीं है, उसका भी नाम शामिल है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इन्होंने डिबेट और डिबेट का बहिष्कार नहीं किया है, इन्होंने केवल ऐसे पत्रकारों की सूची बनाई है जो राष्ट्रहित के मुद्दों पर सवाल करते हैं, जो विपक्ष की जहां सरकारें हैं उनके भ्रष्टाचारों पर सवाल करते हैं, जो राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल पूछते हैं, जो राहुल गांधी से चीन के साथ समझौते पर सवाल पूछते हैं, जो ये पूछते हैं कि आपके जो नेता हैं जब वो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं तो इसमें ये जो संगठन बनाया है आपने इंडिया अलायंस, क्या ये इसीलिए बनाया है? इसका जवाब राहुल गांधी से पूछते हैं। और ऐसे पत्रकारों की सूची बनाकर इन्होंने उनको चिन्हित किया है, यानी उन पत्रकारों को अब हमला करके ये चोटिल भी कर सकते हैं। बहिष्कार तो एक बहाना है, उनको नौकरी से भी निकलवा सकते हैं। बहुत बड़ी ताकतें हैं भाई इंडिया अलायंस में। जो पार्टियां, उसमें सबसे बड़ा गठबंधन आप देखेंगे कांग्रेस है, फिर डीएमके है, ममता बनर्जी है। अब इन लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत सारे उद्योगपति तो ऐसे है ही हैं, इनके राज्यों में जो भी प्लांट लग रहे होंगे ये वहां के मालिक से कह ही सकते हैं कि भाई आप जो है इनके चैनल को ऐड नहीं देंगे। अब आप समझिए कोई भी सैटेलाइट चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो, वो ऐड से चलता है। उनका जो खर्चा निकलता है, कर्मचारियों की जो सैलरी निकलती है, पत्रकार को जो तनख्वाह मिलती है, जब चैनल को ऐड मिलेगा उस ऐड से जो पैसे आते हैं उसी से सारे खर्चे चलते हैं। करोड़ों रुपए तो सैटेलाइट का खर्चा देना पड़ता है सैटेलाइट चैनलों को। वो भी वैन है, ड्राइवर है, कितना बड़ा अमला है। मतलब एक इंडस्ट्री है पूरी, और उस इंडस्ट्री को प्रहार करना, ध्वस्त करना, खत्म कर देना। और ये इस तरह का काम चल रहा है कि ऐसे चैनलों को देखा जाए जो राष्ट्रवादी की बात करते हैं और जो राष्ट्र पर बात नहीं करता, जो कभी भी जो है सनातन का सवाल नहीं उठाता, जो केवल नुपुर शर्मा पर तो बोलेगा, वो सवाल मोनू मानेसर पर तो उठाएगा, लेकिन वो बाकी इन मुद्दों पर सवाल नहीं उठाएंगे। तो कुछ एक तरह से इन्होंने एक कोशिश की है सुधीर चौधरी पर एफआईआर दर्ज करके जो शुरुआत इन्होंने की है, क्योंकि हमारे देश का एक बड़ा चैनल आज तक है और आज तक का एक बड़ा पत्रकार, बहुत पुराने पत्रकार सुधीर चौधरी हैं, इन्होंने शुरुआत ऊपर से की है। इनको लगता है कि इसी तरह 2, 3, 4 पत्रकारों पर जब एफआईआर करेंगे तो नीचे वाले जो छोटे मोटे पत्रकार हैं वो तो अपने आप ही डर जाएंगे और कहेंगे भैया कांग्रेस के जो गठबंधन के लोग हैं भाई इनसे दूर ही ठीक है, आप जो कहो हम वो कहेंगे, जो तुमको हो पसंद हम वही बात कहेंगे। बस ये चाहते हैं ये पत्रकार ये वाला गाना गाएं और जो हम कहें, जितना हम कहें उतना बोलें, सवाल कोई पलट कर ना पूछे। हमारी राज्यों की सरकारों में कितना भी भ्रष्टाचार हो रहा हो कोई सवाल नहीं पूछे, हमारे राज्यों में कितनी भी कानून व्यवस्था क्यों ना खराब हो गई हो आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे। और इसीलिए आपको बताऊं, जो आज आप गौर करिए, जो इंडिया अलायंस की जहां जहां सरकारें चल रही हैं, पश्चिम बंगाल की आपको कोई खबर नहीं मिलती, केरल की आपको कोई खबर नहीं मिलती, छत्तीसगढ़ की वहां रेप हो जाती है, वनवासी बच्चियों के साथ रेप की घटना पिछले दिनों हुई है। लेकिन क्या आपने सोशल मीडिया या
इंटरनेट पर या मीडिया में आपने उसकी खबर को सुना कि कई दिन तक डिबेट हुई हो, ब्रेकिंग न्यूज चली हो? नहीं। दिल्ली की सरकार को आप देख लीजिए, दिल्ली की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी आए दिन धरने प्रदर्शन करती है, लेकिन उस घोटालों पर कहीं कोई डिबेट चलती हुई नहीं दिखाई देगी। यह बताता है कि किस तरह से चैनल और पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है या तो मैनेज कर लिया जाता है। अब जो ना झुकेगा ना बिकेगा, तो फिर अगला कदम क्या है? वही जो मैंने सीनियर पत्रकार कहे कि वो कह रहे हैं कि इनका अगला कदम फिर यही है, भाई हमले कराओ। और हमला कराओ तो आपने देखा है कि बिहार हो या पश्चिम बंगाल और देश के किसी भी कोने में बस ये खबर आती है, कल शाम ये पत्रकार फला जगह जा रहा था, अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। पिछले दिनों आपने देखा दैनिक जागरण के एक पत्रकार को किस तरह से बिहार में मार दिया गया। पता करें आप क्या गलती थी उसकी? केवल यह कि वो सरकार से सवाल पूछ रहा है और इसके कारण मार दिया जाएगा। तो बाकी पत्रकार फिर क्या करेंगे? दैनिक जागरण एक बहुत बड़ा अखबार है, नेशनल अखबार है, और जब उसके पत्रकार को मार देंगे तो बाकी के लिए क्या मैसेज चला गया? जो अपना पाक्षिक अखबार चला रहे होंगे, वीकली चला रहे होंगे, छोटा कोई एक नगर का अखबार निकाल रहे होंगे, उसके बाद सब मौन हो जाएंगे, कहेंगे भैया ठीक है जी, हम कोई खबर नहीं छापेंगे। मनीष कश्यप को बिहार की सरकार की इशारे पर एनएसए लगाया और तमिलनाडु की जेल में बंद कर दिया। उसके बाद आपने सुना कोई कि बिहार में कोई भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला यूट्यूब का चैनल चलाने वाला, आपने कोई वीडियो देखा? नहीं, क्योंकि एक मैसेज दे दिया तेजस्वी यादव ने कि जो बिहार के बारे में कोई सवाल हमसे करेगा, भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, मनीष कश्यप की तरह जेल जाएगा। कौन जेल जाना चाहता है? कौन अपने घर पे बुलडोजर चलवाना चाहता है? कौन अपने ऊपर एनएसए लगवाना चाहता है? यह आजाद भारत में हो रहा है और आजादी के 75 साल बाद हो रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के मुखिया हैं। अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, वो देश के गृह मंत्री हैं। आपने अनेक कानून बनाए, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भाई 3 स्तंभ तो बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, बहुत मजबूत हैं ना। वो कभी कोई जेल जाता उन 3 स्तंभ में हमने देखा। इक्का दुक्का मोदी राज में गए हैं, वो भी निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और भाई न्यायपालिका की हालत यह है कि कोई उंगली नहीं लगा सकता, इतना मजबूत स्तंभ है न्यायपालिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो कहते हैं, तो विधायिका को आप देख लीजिए, कोई किसी जज के बारे में आप ये पता नहीं लगा पाते, मतलब वो आरटीआई के दायरे में नहीं आते, आप उनकी संपत्ति का पता नहीं लगा पाते, आप उनके ऊपर कोई पलट कर केस नहीं कर सकते, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। और इसी तरह से आप देख लीजिए बाकी जो आईएएस अधिकारी बैठे हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं बस, उनको आप नौकरी से बड़ी आसानी से नहीं निकाल सकते। सबसे कमजोर जो पाया है इस लोकतंत्र का, वो दिखाई देता है, वो मीडिया है। कोई पकड़कर जेल में डाल दे, कहीं कोई एफआईआर कर दे, कोई गोली मार दे, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जब चाहे मालिक चैनल का ये कह दे कल से मेरे चैनल पर मत आना, कोई क्लेम नहीं है। ये चौथा कैसा स्तंभ है भाई? इसके पक्ष में जनता तो है, लेकिन जनता भी कब तक खड़ी होती है? मनीष कश्यप के बारे में कौन जान रहा है? बताओ कि आज की हालत क्या है। इस देश का कितना एक मजाक है कि एक पत्रकार केवल एक सरकार के बारे में सच उजागर कर रहा है। मुझे नहीं पता कि उसका दोष वो जो वीडियो है जिसको फेक बताया जा रहा है, लेकिन कहीं बात यह है कि क्या इस तरह का पहली बार हुआ है? राजदीप सरदेसाई दिल्ली में ट्रैक्टर पलटने पर न्यूज चलाता है कि पुलिस की गोली से एक किसान मार दिया गया। बिल्कुल फेक न्यूज थी, कोई उस पर एनएसए नहीं लगा, एफआईआर तक नहीं हुई। तो मैं कैसे मान लूं कि ये जो है निष्पक्ष और सबके साथ एक समान न्याय होता है? तो भाई देश की सरकार से मेरा आग्रह है, 2024 के चुनाव में आप जाने वाले हैं। विपक्ष ने तो घोषणा कर दी कि वो तो सनातन को खत्म करेगा, एनडीए का लक्ष्य यही है। और उसने ये भी घोषणा कर दी कि वो पत्रकारों को भी, ऐसे पत्रकारों को जो राष्ट्रवादी हैं, जो सनातन के रक्षक या सनातन के फेवर वाले हैं, उनको भी खत्म करेगा। ये वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका इशारा तो साफ ही है। तो भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं
और आप देश के रक्षा मंत्री हैं। मैं दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका फर्ज क्या है, देश के कानून मंत्री का फर्ज क्या है। देश की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू है, मैं उनसे कहना चाहता हूं आपका फर्ज क्या है। देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से आग्रह करना चाहता हूं आपका फर्ज क्या है। हर बात में आपको एक अधिकार है स्वतः संज्ञान लेने का। इस मामले पर क्यों नहीं कि भाई आप पत्रकारों की बहिष्कार की बात कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर कल को हमले भी हो रहे हैं कहीं कहीं। क्या प्रोटेक्शन है? क्या कोई इसके लिए कानून बनेगा कि जब लोकतंत्र के हमारे चौथा स्तंभ बोला जाता है, उस स्तंभ को मजबूत करने का काम कौन करेगा? लेकिन कोई नहीं चाह रहा। सोचिए बाकी तीन जो स्तंभ हैं, क्योंकि उनको लगता है पत्रकारों को तो अगर मजबूत कर दिया तो ये हमारी भी कल को पोल खोलेंगे, ये हमसे भी सवाल पूछेंगे, तो फिर मीडिया को खत्म ही कर दो। जैसे चाइना में है, चाइना की कोई खबर सुनते हैं? रसिया की कोई खबर सुनते हैं? कम्युनिस्ट शासन है वहां, मीडिया बैन एक झटके में बंद कर दो। फिर क्यों ड्रामा लोकतंत्र के नाम पर कि देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र की दुहाई। और ये राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं भारत के अंदर लोकतंत्र कुचला जा रहा है, मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन अब इंडिया अलायंस को देख लो कि खुद से जारी कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब बाहर विदेश में बैठकर आप कुछ और बोलते हैं, देश के अंदर आकर आप कुछ और बोलते हैं, और करते वही हैं जो आपकी योजना में है। बहुत भयंकर योजना है। बहरहाल देखते हैं, सुधीर चौधरी को 20 सितंबर तक अभी राहत मिली है, उसके बाद क्या होता है। और अगला कदम जैसा मैंने बताया, जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि पत्रकारों पे हमले किए जाएंगे, पत्रकारों को नौकरियों से निकलवाया जाएगा, उनके खिलाफ षड्यंत्र किए जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन यह भी देखना है, जैसा मैंने कहा पहले पिछली वीडियो में, मुझे भी कहा जा रहा है कि भाई घर बैठ जाओ चुपचाप, और ये ज्यादा कांग्रेस और बाकी चीजों को आप अटेंड ना करो, आम आदमी पार्टी के बारे में ना बोला करो, वरना तो फिर ठीक नहीं है। तो भाई देखते हैं, देश की आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है, हम राम के वंशज हैं, हमारे राम जी ने बहुत त्याग तपस्या की है और बलिदान दिया है। देखते हैं, आप लोगों का साथ रहेगा, देश का साथ रहेगा, तब फिर सरकार साथ दे ना दे, ये मैं कह रहा हूं। हो सकता है मोदी और अमित शाह जी भी इस वीडियो को सुनने के बाद इधर से निकालें, इधर को टाल दें, क्योंकि उनको भी, वो तो सरकार में है ना, वो भी हो सकता है ना रक्षा के लिए खड़े हों। हालांकि सनातनी है, मुझे उम्मीद है कि वो खड़े होंगे, आग्रह है उनसे, उम्मीद तो है। लेकिन देश की जनता जब आवाज उठाएगी तो सरकार को भी मजबूरी में कानून बनाना पड़ेगा, कानून बदलने ही पड़ेंगे। जब तक कानून देश के नहीं बदलते, तब तक वो जो अंग्रेज राज करके गए ना, वो अभी तक उन्हीं के कानून चल रहे हैं। तो वो तो शासन करने आए थे, उसी तरह के कानून बनाए थे, इसी तरह मीडिया को अपने हिसाब से चलाते थे। आज भी देश की आजादी के 75 साल बाद वही कानून अंग्रेजों के इस देश को चला रहे हैं, और उन्हीं कानूनों के सहारे से मीडिया को आज भी दबाया और कुचला जा रहा है। तो फिर कौन रक्षा करेगा, सवाल यह है। अभी तक जो पत्रकार अपने खुद के एफर्ट्स से देश की जनता की सेवा में लगे हैं, देश की सेवा में लगे हैं, सनातन की सेवा में लगे हैं, आखिरकार उनके परिवार के साथ कौन खड़ा होगा, यह एक सवाल है। आप जरूर इस बात का जवाब दें। वंदे मातरम।